मैं एस गंभीर, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज के ये वीडियो में मैं आपको राइनोप्लास्टी के बारे में बताऊंगा, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या बातें करेंगे इस पूरे टॉपिक में, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे राइनोप्लास्टी क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे नए तरीके क्या हैं उसके अंदर, फिर हम बात करेंगे क्या ये राइनोप्लास्टी आपके लिए सही है कि नहीं, फिर हम बात करेंगे कि पेशेंट्स हमसे क्या क्या पूछता है, फिर लास्ट में कुछ पहले और बाद की फोटोग्राफ्स। तो सबसे पहले हम आते हैं कि राइनोप्लास्टी क्या है। राइनोप्लास्टी को हम नाक की सर्जरी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नोज जॉब भी बोला जाता है। तो ये नाक की सर्जरी जो है ये नई टेक्निक नहीं है। तो ये करीब 600 BC से स्टार्ट हुई है। सबसे पहले सुजुत्रा नाम के एक सर्जन ने स्टार्ट करी थी, जो इंडियन सर्जन था। उसने उस समय स्टार्ट करी थी जब लोगों की नाक किसी जुर्म के कारण काट दी जाती थी या किसी को चोट से कट जाती थी, तो उनको बनाने का काम वो फोरहेड से करता था, यहाँ से चमड़ी लेके नाक बनाया करता था। तो वो हम इस टॉपिक में आज हम उस रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी की बातें नहीं करेंगे। हम जो बातें कर रहे हैं वो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी की कर रहे हैं या फंक्शनल राइनोप्लास्टी की कर रहे हैं, सुंदरता बनाने के लिए। तो ये एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन है। हर मरीज के लिए डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ता है। कोई भी दो पेशेंट एक जैसे नहीं हैं। और आज की डेट में ये दुनिया का सबसे वन ऑफ द सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट प्रोसीजर है। पिछले साल ही इंडिया के अंदर करीब 3 लाख राइनोप्लास्टी सर्जरी हुई हैं। जो हम बातें कर रहे हैं इस वीडियो में, वो बातें कर रहे हैं ओपन एंड क्लोज राइनोप्लास्टी, हम बात कर रहे हैं फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी, हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइनोप्लास्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के लिए। इसमें क्या है, कई पेशेंट्स की नाक जो होती है, कई लोगों की नाक जो होती है बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है, नाक फेस के अकॉर्डिंग नहीं है, या पेशेंट की नाक आगे से टेढ़ी है या पूरी टेढ़ी है। और कई लोगों में बचपन से ही कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होती है, एक तरफ से फूला होता है, तो उसको करेक्ट करने के प्रोसीजर को हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी बोलते हैं। तो अगर हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी की बात करें तो नाक हमारे फेस में कितना हिस्सा होता है फेस का। अगर हम फेस को 5 भागों में वर्टिकली डिवाइड करें तो ये 1/5वां हिस्सा है। और अगर हम फेस को हॉरिजॉन्टली हिस्सों में डिवाइड करें 3 हिस्सों में, तो ये 1/3 ऑफ द हिस्सा है। तो इस पेशेंट में देखोगे, इस ब्यूटीफुल लेडी को देखो, इसकी जो नाक है एकदम फेस में ठीक बैठती है। 1/3 ऑफ द पूरा फेस है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो ये पेशेंट था जो हमारे पास आया था। इसकी नाक बचपन से नाक टिप पूरी बैठी हुई थी, आगे से हम था, इसको हमने करेक्ट किया। इसके साथ देखोगे तो इसकी नाक पूरी और फेस के अकॉर्डिंग बैठ गई है, अब सुंदर दिखती है। ये दूसरा पेशेंट है, इसकी नाक अपने फेस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी थी, लंबी थी, तो इसमें हम्प था, नोज की टिप नीचे ड्रूप कर रही थी, इसका हम्प हटाया गया, इसके टिप को ऊपर किया गया, नाक को पूरे फेस में ठीक तरह से अब फिट किया गया। अब नाक इसकी बहुत सुंदर लगती है। इसके बाद हम बात करने आए हैं फंक्शनल राइनोप्लास्टी के लिए। फंक्शनल राइनोप्लास्टी क्या होती है? फंक्शन मीन्स नाक का जो असली काम है, नाक का असली काम है सांस लेना। अगर सांस लेने में आपको तकलीफ है तो उसको करेक्ट करने की जो सर्जरी होती है उसे बोलते हैं फंक्शनल राइनोप्लास्टी, और ये सर्जरी इंश्योरेंस में कवर्ड भी होती है। तो जो मेन कारण है सांस लेने में दिक्कत होने के, उसमें से आप देखोगे तो बाएं तरफ देखो, ऊपर की फोटो देखोगे तो साइनसेस, आपने बहुत सुना होगा कि साइनस मेरे भरे हुए थे या साइनस मेरे में जगह नहीं थी या साइनस में पस भरी हुई थी। अगर किसी के साइनस पूरे भरे हुए हैं या पॉलीप है म्यूकोसा के अंदर, ठीक है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। नाक के बीच का जो पर्दा है, इसको सेप्टम बोलते हैं, वो कई बार लोगों का टेढ़ा होता है, बीच में सेंट्रली प्लेस नहीं होता, कई बार इतना टेढ़ा होता है कि दूसरी तरफ जाके वॉल से टकरा रहा होता है, तो पेशेंट को सांस नहीं आती उस तरफ से, उसकी सीधी सर्जरी करनी पड़ती है, सीधा करने की सर्जरी करनी पड़ती है। कई बार तीसरी चीज़ है वो इंटरनल वॉल्व। इंटरनल वॉल्व एक एंगल होता है जो कि नाक के अंदर होता है, कई बार वो एंगल बहुत ही कम हो जाता है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल वॉल्व करेक्शन। तो वो सर्जरी को भी कई बार पेशेंट्स में करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे ओपन एंड क्लोज राइनोप्लास्टी की। ओपन राइनोप्लास्टी वो प्रोसीजर है जिसके अंदर नाक में हम एक कॉलुला पे इंसिजन देते हैं, बाकी सारा इंसिजन हम नाक के अंदर देते हैं। इससे हम पूरी नाक
पूरी खोल पाते हैं और अंदर के सारे हिस्सों को हम देख सकते हैं, चाहे हमारी टिप हो, चाहे हमारा डॉर्सम हो, चाहे हमारी बोन हो, हमको ये पूरा दिखता है, विजुलाइज होता है और जो जो उसमें डिफॉर्मिटी होती है हम उसको देख के करेक्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि इसकी ओपनिंग करने की इतना खोलने की वजह से डिसेक्शन काफ़ी हो जाता है तो पेशेंट को स्वेलिंग कई दिन तक रहती है। पर इसका एडवांटेज ये है कि टिप का काम जो है सिर्फ इस सर्जरी की वजह से बहुत अच्छा हो पाता है। अगर आप वीडियो देखेंगे नीचे तो उसमें देखेंगे छोटा सा कट लग रहा है कॉलमला के ऊपर, वो इनिशियली तो वो दिखता है हफ्ता 10 दिन, उसके बाद वो नाक के बराबर दिखेगा। आप आगे फोटो देखोगे पेशेंट्स की तो उसमें करीब करीब नहीं दिखेगा। फिर दूसरी टेक्निक है क्लोज राइनोप्लास्टी। इसमें ये हम यहाँ का कट नहीं देते, बाकी अंदर से ज़रा काटते हैं। हम डॉर्सम का सारा काम कर पाते हैं, टिप का कुछ वर्क कर पाते हैं, कुछ पार्ट जो है नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग क्लोज राइनोप्लास्टी कुछ केसेस में नहीं प्रेफर करते। बहुत ही सिलेक्टिव केसेस में क्लोज राइनोप्लास्टी की जाती है, लेकिन क्योंकि डिसेक्शन कम होता है तो स्वेलिंग भी बहुत कम होती है। ये आप देखो कि पेशेंट इसकी टिप पूरी टेढ़ी थी, सेप्टम पूरा टेढ़ा पड़ा था, ओपन राइनोप्लास्टी की गई। इसको आप देखोगे जो आपको कॉलम पे निशान है नाक के बराबर दिख रहा है और टिप भी पूरी सीधी कर दी गई है और छोटी कर दी गई है। दूसरा पेशेंट, इसकी टिप भी पूरी टेढ़ी थी, मोट बड़ी थी और सेप्टम भी पूरा डिवेटेड था। सबको सेंट्रली प्लेस किया गया है, टिप करेक्ट की गई है, अब नाक सुंदर दिखती है। ये पेशेंट है जिसके अंदर हमने क्लोज राइनोप्लास्टी करी है, इसमें हमने कॉलम पे कट नहीं दिया है और अगर आप देखोगे तो पूरी लोअर कार्टिलेज हमने सारी निकाल के बाहर करी है, उसको जो हमने करेक्ट करना है वो किया है और डॉर्सम का काम भी किया है इस पेशेंट के अंदर। तो आप देखोगे फोटोग्राफ प्री एंड पोस्ट तो देखोगे हमने टिप थोड़ी पतली की गई और वो उठाई है, डॉर्सम उठाई है। तो अब हम बात करेंगे रिवीजन राइनोप्लास्टी की। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनकी सर्जरी पहले हुई होती है या तो वो किसी कारणवश सक्सेस नहीं होती, ठीक नहीं होती, चाहे तो वो सर्जरी की गलती हो, चाहे वो हीलिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सेप्टल कोलैप्स कार्टिलेज टिश्यूज की प्रॉब्लम हो, किसी भी कारणवश उसका रिजल्ट नहीं आ पाता तो उन सर्जरीज को हम लोग को दोबारा करना पड़ता है। तो उस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं रिवीजन राइनोप्लास्टी। तो रिवीजन राइनोप्लास्टी इस जो है बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन है क्योंकि इस सर्जरी एक पेशेंट की पहले हो चुकी है, टिश्यू के साथ खिलवाड़ हो चुका है। इसमें हमारे को जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हम जो सेप्टम जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर पहला सर्जन इस्तेमाल कर चुका होता है, ईयर इस्तेमाल करते हैं कई लोग पहले सर्जन उसको भी इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो हमें अगर कार्टिलेज की जरूरत पड़ती है तो हमें दूर से लाना पड़ता है। दूर से मतलब होता है कि कॉस्टल कार्टिलेज हमारी छाती के अंदर यहाँ कार्टिलेज होती है, यहाँ से हम लेते हैं। दूसरा, क्योंकि टिश्यू पहले ऑपरेटेड है तो वहाँ स्कारिंग बहुत होती है, टिश्यू बहुत सॉफ्ट नहीं होते। तीसरा, कई बार हमें ये भी पता पुराने सर्जन ने क्या किया है, पेशेंट के पास रिपोर्ट्स नहीं होती, उसको ये नहीं पता कि उसने क्या करवाया है, ना पुरानी फोटोग्राफ्स होती है, तब हमें ये इमेजिन करके जाना पड़ता है कि पहले क्या हुआ होगा। तो एक डिफिकल्ट राइनोप्लास्टी, नई टेक्निक्स। अब तरीके क्या है कि राइनोप्लास्टी पिछले 100 साल के अंदर इतनी एडवांस हो गई है कि अब जो हम लोग राइनोप्लास्टी करते हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं रिजल्ट आपके नेचुरल से नेचुरल आए। हम कोशिश करते हैं आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं एनाटॉमी वो मेंटेन रहे और कोई भी आपको डिफॉर्मिटी नहीं आए। ये पेशेंट है, इसकी पहले सर्जरी हुई थी, आप देखोगे प्री फोटोग्राफ और बाद में हमने करेक्ट करने के बाद नाक डॉर्सम बढ़िया सी बना दी गई है, इसकी स्ट्रेट है, एकदम पूरी डिफाइंड है। आज के टाइम में राइनोप्लास्टी के अंदर रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं। जो एक अच्छी चीज़ पिछले 10 सालों में आई है उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक बर्र। इससे क्या करते हैं हम लोग, ये एक तरह की मशीन है जो कि बोन को काटने का काम करती है। एडवांटेज इसका ये है कि इससे टिश्यू में इंजरी नहीं होती और स्वेलिंग कम रहती है और पेशेंट जल्दी काम पे जा पाता है। अब जो हमने बात करी थी कि पेशेंट चाहता है कि ये क्या सर्जरी मेरे लिए ठीक है, क्या मैं सही करा रहा हूँ। हाँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें देख के पेशेंट को बतानी पड़ती है कि आपका डिसीजन सही है। उसमें से एक ये है कि अगर आप फिट हो, मेडिकली फिट हो तो, और 16 साल की उम्र के ऊपर हो, लड़कियों में 15 साल के ऊपर हो और आप नॉन स्मोकर हो और आपकी नाक ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी है या बहुत बड़ी छोटी है और आपको सांस लेने में तकलीफ है, तो आप सही कैंडिडेट हो राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने के लिए। पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं तो उनके कुछ सवाल होते हैं। मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, मैं आपको उनके आंसर देता हूं जो पेशेंट हमसे पूछते हैं। सबसे पहले पेशेंट हमसे ये पूछता है कि ये सर्जरी बेहोशी करके की जाती है। हाँ, नॉर्मली ये प्रोसीजर सारा कुछ बेहोशी में होता है, जनरल एनेस्थीसिया में होता है। कुछ पार्ट आप अगर किसी ने बहुत मेजर काम नहीं कराना है, छोटा सा एला का काम करना है या टिप का छोटा सा काम करना है और वो कोऑपरेटिव है तो हम लोकल में भी कर सकते हैं। और कितना लंबा ऑपरेशन है ये,
ये ऑपरेशन का टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि हमने करना क्या है। कई ऑपरेशन जो है 5 से 6 घंटा भी चल जाता है, कुछ ऑपरेशन 1.5 से 2 घंटे में भी खत्म हो जाता है। ऑन एन एवरेज लेकर चलेंगे सो 2 से 3 घंटे इसमें लगते ही हैं। कितना वक्त लगता है ठीक होने में? देखो, जिस दिन आपकी सर्जरी होती है हम नॉर्मली कोशिश करते हैं आपको शाम को ही घर भेज दें या नेक्स्ट डे सवेरे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और नॉर्मली हम आपको 2 बार ही अपने पास बुलाते हैं। एक दिन जिस दिन हमें अगर स्टिचेस निकालने हो तो अगर रोमन राइनोप्लास्टी करी है, और 10वें दिन जब आपकी हमने बैंडेज निकालनी होती है, इसको स्प्लिंट निकालना होता है। पेशेंट नॉर्मली 10 दिन में ठीक हो जाता है। चलना फिरना अपना वॉकिंग वो अपने अराउंड 3rd डे से स्टार्ट कर सकता है। पर अगर उसे कहीं काम पे जाना है, ऑफिस में कहीं जाना है, तो कम से कम उसे 10 से 12 दिन की छुट्टी चाहिए। आप देखोगे वीडियो के अंदर हम एक टेप लगाते हैं, उसके ऊपर एक स्प्लिंट लगाते हैं, जो पेशेंट के साथ हमेशा लगा रहता है 10 दिन तक के लिए। ऑफिस में आप 10 दिन के बाद जा सकते हो। पेशेंट पूछते हैं हम कितने दिन के बाद वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या जिम जा सकते हैं। हम लोग जो एडवाइस देते हैं वो एडवाइस देते हैं कि 8 हफ्ते के बाद कम से कम जाइए, क्योंकि कई बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हमने अंदर का काफ़ी काम किया होता है, कई बार पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, तो नॉर्मली वी प्रेफर दैट पेशेंट 8 हफ्ते के बाद जाए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इसकी कॉस्ट कितनी है। तो नॉर्मली राइनोप्लास्टी की कॉस्ट डिपेंड करती है कि हम क्या कर रहे हैं। जो ये कॉस्ट है ये 40,000 से लेकर 2 लाख के बीच में होती है हमारे साल के अंदर। पेशेंट का अगला सवाल आता है कि हम किसी और प्रोसीजर के साथ भी इसको कंबाइन कर सकते हैं, कहीं हम और सर्जरी करा रहे हैं, हम साथ में आप इसको कर सकते हैं। हाँ, पेशेंट अगर कोई एब्डोमिनल सर्जरी करा रहा है, जैसे लाइपोसक्शन करा रहा है या एब्डोमिनोप्लास्टी करा रहा है, तो हाँ राइनोप्लास्टी साथ में हो सकती है। फेस की अगर फेस लिफ्ट हो रहा है या जीनोप्लास्टी हो रही है तो आप राइनोप्लास्टी साथ में कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूरे इस वीडियो की हैं वो ये हैं कि हर नोज़ अलग है। सब नाक के लिए हमें डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है सर्जरी को रिजल्ट देने के लिए। हमारा मेन पर्पस रहता है कि आपकी नाक की सुंदरता बढ़ जाए और आपको सांस लेने की तकलीफ ना कोई हो। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजल्ट जो भी हम आपको देते हैं वो नेचुरल से नेचुरल है, लगे नहीं कि कोई आर्टिफिशियल नाक बनाई है। धन्यवाद। अगर आपका मेरे लिए कोई और सवाल है तो आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं drgambhirplasticsurgery.com। मेरा इंस्टाग्राम में पेज है सुरू गंभीर के नाम से, आप उस पर भी देख सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं drgambhir1@gmail.com। हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हो हम कोशिश करेंगे आपको ठीक तरह से उसके आंसर मिल जाएं। अगर आप चाहते हो कि और वीडियोस इस तरह के आपको देखने को मिलें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनको देखिए। आपको और भी तरह के वीडियोस मिलेंगे, और भी सर्जरीज के वीडियोस मिलेंगे, आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।